हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिट थी वो स्टार्ट की थी। ठीक है, उस यूनिट के पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स कि थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है उस पे क्या क्या स्टेटमेंट आ सकते हैं वो देखा था। ठीक है, एंट्रोपी की बात देखी थी, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी थी। ठीक है, एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात की थी और एक छोटी सी बात थी जो रिजर्वायर की थी। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम आज के लेक्चर में हम एंट्रोपी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और एक नया कंसेप्ट या फिर कह लीजिए एक क्वेश्चन है जो कि कहता है कि एंट्रोपी कैलकुलेट करिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, हमें क्या करना होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करना होगा और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम वही कैलकुलेट करेंगे और इतने ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। कौन सा? वही एंट्रोपी कैलकुलेट करना हो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, पहले तो कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी when 100 gram of water at 100 degree Celsius is converted into steam at the same temperature, the latent heat of steam is 540 calorie per Kelvin। ठीक है, हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी किसी सिस्टम की पता करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन दैट में लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ? पहले क्या दिया है? चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब मास दिया हुआ है। ठीक है, मास क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स या फिर फिजिक्स सॉल्व करते हैं, जनरली जो टेम्परेचर लिया जाता है वो किस में लिया जाता है? केल्विन में लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस से जब भी केल्विन में कन्वर्जन होता है तो क्या करते हैं? 273 को ऐड कर दिया जाता है और केल्विन बना दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। ठीक है, यहां हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, और क्या दिया? इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर केल्विन। क्या दिया है? लेटेंट हीट मतलब एल दिया है। एल दिया है कितना? 540 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, इतना कुछ दिया था और हमको क्या निकालना था? चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस। क्या निकालना था? डेल्टा एस। ठीक है, चलिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? वी नो दैट हम एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, और एनर्जी बराबर क्या होता है? मास इनटू लेटेंट हीट, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अपॉन टेम्परेचर जो दिया था वो लिख दिए। ठीक, और इज इक्वल टू क्या होगा? एम कितना दिया था? एम दिया था 100 ग्राम, लिख देते हैं। लेटेंट हीट कितनी दी है? 540 कैलोरी दी है, लिख लेते हैं। अपॉन टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर दिया हमारा 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है, करते हैं कैलकुलेट। कितना कटेगा? कितना आंसर आएगा? 144.72 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, यही हमारा क्या आया है? चेंज इन एंट्रोपी आया है। कब? जब हमारा वाटर 100 ग्राम वाटर कन्वर्ट हो रहा था स्टीम पे, और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसकी ही चेंज इन एंट्रोपी हमको निकालना था, जो कि हमारी आ चुकी है। ठीक है,
ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज at temperature T1 and T2 respectively where T1 is greater than T2। ठीक है। और क्या कहता है? Q quantity of heat is transmitted from one body to another by the process of conduction। What is the change in entropy? इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक सिस्टम है जो दो बॉडी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। क्या कहें कि एक सिस्टम है दो बॉडी से मिलकर बना हुआ है। पहले बॉडी का टेम्परेचर T1 है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर T2 है और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कितनी अमाउंट ऑफ हीट है? Q अमाउंट ऑफ हीट है। ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। किस मेथड से? किस प्रोसेस से? किस प्रोसेस से? कंडक्शन के मेथड से। मतलब एयर मीडियम होगा हीट ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है। वो एक दूसरे से सटे हुए नहीं होंगे। ठीक है। क्या कहें कि एक सिस्टम होगा जो दो बॉडी से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं क्योंकि कंडक्शन है ना, कंडक्शन है तो थोड़ा सा दूरी बना देंगे। ठीक है। ठीक है। दो बॉडी बना लिए। अब ये एक सिस्टम का है, टू बॉडी का एक सिस्टम हुआ जो कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। दो बॉडी है, मान लेते हैं कि ये बॉडी फर्स्ट है और ये बॉडी सेकेंड है। ठीक है। तो दो बॉडी है, दो बॉडी अलग अलग है और दोनों का टेम्परेचर क्या है? अलग अलग है। मान लो कि इसका T1 टेम्परेचर है तो इसका T2 है जैसा क्वेश्चन में दिया है। फिर एक कंडीशन कह देता है कि जहां पे T1 जो होगा वो ज्यादा होगा T2 से। मतलब जो पहली वाली बॉडी होगी उसका टेम्परेचर जो होगा ज्यादा होगा किससे? सेकेंड वाली बॉडी से, मतलब T2 से। ठीक है। टेम्परेचर इस वाली बॉडी का ज्यादा होगा। फिर एक बात कहता है कि Q क्वांटिटी ऑफ हीट है ना ट्रांसमिट होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। अच्छा, अब किस तरफ से हीट ट्रांसफर होगी? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उससे ही हीट ट्रांसफर होती है अपने लोअर बॉडी वाले टेम्परेचर की तरफ। ठीक है। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किधर से होगा? यहां से, मतलब फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी की तरफ। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और हमको क्या निकालना है? चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो पहले फर्स्ट बॉडी की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकेंड बॉडी की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। यही हमारा क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी निकल के आएगा। ठीक है ना। चेंज कैसे निकलता है? चेंज हमेशा बाद वाले प्रोसेस से पहले वाले प्रोसेस को माइनस करने के बाद निकलता है। ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलिए। ठीक है। पहले एंट्रोपी निकालेंगे फर्स्ट वाली बॉडी के लिए जिसका टेम्परेचर T1 है, फिर एंट्रोपी निकालेंगे सेकेंड वाली बॉडी के लिए जिसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी फॉर बॉडी, for body having temperature T1। ठीक है। जिसका टेम्परेचर T1 था उसके लिए एंट्रोपी क्या होगी? S1। S1 निकाल लेते हैं क्योंकि S1 इसलिए क्योंकि पहली बॉडी की बात हो रही। S1 इज इक्वल टू Q अपॉन T1। ठीक है। ये क्या थी? पहली वाली बॉडी के लिए एंट्रोपी निकल के आ गई। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? सेकेंड वाली बॉडी के लिए निकालेंगे एंट्रोपी। तो एंट्रोपी, एंट्रोपी फॉर बॉडी, एंट्रोपी फॉर बॉडी हैविंग टेम्परेचर T2। ठीक है। टेम्परेचर T2 तो क्या होगा? S2 इज इक्वल टू Q अपॉन T2। ये हमारी एंट्रोपी निकल के आ गई किसके लिए? सेकेंड वाली बॉडी के लिए। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद हमको चेंज इन एंट्रोपी पता चल जाएगी और जो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ठीक है। इज इक्वल टू S2 क्या आया है? Q अपॉन T2। तो Q अपॉन T2 माइनस S1 क्या आया है? Q अपॉन T1। Q अपॉन T1। अब क्या करेंगे? दोनों में से Q को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या मिलेगा? 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ठीक है। और क्या था? डेल्टा S था। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू Q और क्या होगा? T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। ठीक है। यही क्या निकल के आ गया?
चेंज इन एंट्रोपी, है ना। जब एक बॉडी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करती है कंडक्शन प्रोसेस से, ठीक है, तो जो हीट फ्लो हुई है और एंट्रोपी चेंज हुई है वो कहाँ से निकल के आएगा, ये रहा हमारा उसका एक्सप्रेशन, वो यहाँ से निकल कर आया है, ठीक है। इस प्रोसेस से हमको पता चलता है कि जो चेंज इन एंट्रोपी थी वो ये थी, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है, एंट्रोपी कैलकुलेट करना, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी क्या कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। पहले हम रिवर्सिबल की कैलकुलेट करेंगे, फिर इरिवर्सिबल की कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा पहला हमारा, एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है तो पहले हमको कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपने पिछले क्लासेस में हमने कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर किए थे, जिसमें एक था रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, ठीक है। वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। तो उसको ही कंसीडर करके हम अपना ये वाला जो प्रूफ करना है, मतलब जो शो करना है कि एंट्रोपी क्या आने वाली है, वही यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पीवी कर्व ड्रा कर लेंगे जैसे उसमें ड्रा करते थे, ठीक है। पीवी कर्व ड्रा कर लेंगे, उसमें क्या होता था कि एक ऑब्जेक्ट होता था जो पहले स्टेट ए पे हुआ करता था, ठीक है। उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता था, वो एब्जॉर्ब करता था, अपना टेम्परेचर कोई रखता था और आइसोथर्मल प्रोसेस करते हुए किसी दूसरे स्टेट बी पे जाता था, ठीक है। वहां से क्या होता था, दूसरा प्रोसेस शुरू होता था जो प्रोसेस एडियाबैटिक का होता था। वो एडियाबैटिक प्रोसेस करते हुए सी पर जाता था, सी से फिर कंप्रेशन का प्रोसेस करता था, डी पे जाता था, फिर डी से एडियाबैटिक प्रोसेस करते हुए किस पे, फिर से अपनी इनिशियल स्टेट ए पे आ जाता था, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे कैलकुलेट हम करेंगे और यहाँ से एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें टोटल 4 प्रोसेस होता था, ठीक है। 2 एडियाबैटिक का प्रोसेस था और 2 आइसोथर्मल का प्रोसेस था, ठीक है। तो 4 प्रोसेस होता, तो हम 4 प्रोसेस में अलग अलग यहाँ पे एंट्रोपी निकाल लेंगे चारों प्रोसेस में, और फिर आखिरी में जाके उन सबको ऐड कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि एंट्रोपी क्या आई है, ठीक है। तो पहले कहा था बॉडी हमारी ए पे थी, कुछ प्रोसेस करते हुए कहाँ पे आएगी, बी पर आएगी, फिर एक प्रोसेस करते हुए कहाँ पे आएगी, सी पे आएगी, फिर एक प्रोसेस करते हुए डी पे आएगी, फिर लास्ट प्रोसेस करते हुए अपनी इनिशियल स्टेट पे चली जाएगी, और हमारा जो साइकिल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल साइकिल बन जाएगा, मतलब एक कंप्लीट साइकिल बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए पे था तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया गया, क्या किया गया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया गया। अब ये एब्जॉर्ब करते हुए T1 टेम्परेचर पे ये अपना स्टेट चेंज कर लेता है और आ जाता है बी, कौन सा प्रोसेस करते हुए, आइसोथर्मल प्रोसेस करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बी से जब सी पे आता है तो एडियाबैटिक का प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। फिर जब सी पे आया, यहां तक तो इसका टेम्परेचर T1 ही था और जो एनर्जी थी तो वो फिक्स ही थी, कांस्टेंट ही थी, इसलिए वो चेंज नहीं हुई। अब जब सी से डी पे जा रहा है, ठीक है, सी से डी पे जा रहा है मतलब अपने इनिशियल स्टेट पे जा रहा है, तो जब इनिशियल स्टेट पे जाएगा तो जो एनर्जी लिया था वो क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा, तब तो अपने इनिशियल स्टेट पे जाएगा। तो जब रिलीज करेगा तो एनर्जी Q2 हो जाएगी, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तब टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उसको T2 बोल देंगे, ठीक है। तो यही कुछ होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाएगा, तो हीट का और टेम्परेचर का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं,
पहले तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर, let us consider a reversible process, ठीक है। कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल, मतलब ए बी सी डी ए, यही ना था रिवर्सिबल प्रोसेस, ए बी सी डी ए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर लिया, ठीक है। अ बॉडी या ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, बॉडी लिख लेते हैं, अ बॉडी एट ए, ठीक है। अ बॉडी एट ए एब्जॉर्ब्स Q1 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 amount of heat and goes to state B through isothermal process, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस करते हुए Q1 अमाउंट ऑफ हीट बॉडी ली और T1 टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस करते हुए A स्टेट से B स्टेट पे गए। तो अब जब एक स्टेट चेंज हुआ तो एंट्रोपी भी चेंज हुई होगी, तो इस स्टेट के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो एंट्रोपी फॉर स्टेट A to B, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस, किस स्टेट के लिए, ए से बी के लिए, क्या होगी, एनर्जी दी है ना, तो क्या होगी Q1 अपॉन टी होता है तो T1 होगा, Q1 अपॉन T1, ठीक है। यही हमारी क्या थी, एंट्रोपी निकल के, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये था हमारा पहले स्टेट के लिए, मतलब जब हमारा बॉडी ए से बी पे आ रहा था तब, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, जब बॉडी बी से सी पे जाएगी तब उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ग्राफ बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, एरो था। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना था, T1 था, कब, जब Q1 अमाउंट ऑफ हीट देते थे। यहाँ पे कितना था, T2 था, जब एनर्जी रिलीज होती थी Q2 अमाउंट में, ठीक है। ऐसा ही कुछ था। अब हमको बी से सी जाना, ठीक है। फॉर बी टू सी स्टेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बॉडी अंडरगोज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात आती है तो क्या होगा, हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा सराउंडिंग से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो इंट्रोपी चेंज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब चेंज इन इंट्रोपी क्या निकालेंगे, बी से सी के लिए ना Q अपॉन टी आता है, लेकिन जब Q ही जीरो हो जा रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहां जो चेंज इन एंट्रोपी देखने को मिलेगी कहां पे, B से C जाने पर वो क्या आएगी, जीरो, ठीक है। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमारी जो बॉडी होगी वो फिर से बैक अपने इनिशियल स्टेट पे जाना शुरू कर देगी, मतलब सी से डी पे जाएगी। तो जब सी से डी पे जाएगी तब फिर क्या करेगी, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस करेगी, मतलब हीट रिलीज करेगी। तो जब हीट रिलीज करेगी तब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। फॉर सी टू डी प्रोसेस या फिर स्टेट, सी टू डी स्टेट, बॉडी undergoes isothermal compression process। मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ हीट, ठीक है ना। हीट का क्या करेगा, इमिशन करेगा। तो यहां पे सो चेंज इन एंट्रोपी
फॉर दिस प्रोसेस इज, क्या होगी इसके लिए एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू किसके लिए निकाल रहे हैं, सी टू डी के लिए, क्या आएगा, क्यू ही रहेगा कि Q2 हो जाएगा ना, Q1 था तो एनर्जी रिलीज कर रही है तो Q2 था, अब यहाँ देखा गया तो क्या हो जाएगा Q2 अपॉन T2। अच्छा भाई Q2 और भी कुछ चेंज करेंगे, है ना, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है कोई बॉडी तब उसको प्लस साइन में लिया जाता है, लेकिन जब कोई बॉडी एनर्जी रिलीज करती है तो उसको माइनस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है, या फिर ठीक है लगा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा 3 प्रोसेस के लिए हमारी एंट्रोपी निकल कर आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला प्रोसेस था जिसके लिए हमको एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्या करेंगे, ओवरऑल एंट्रोपी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चौथा कौन सा था, एंट्रोपी फॉर एंट्रोपी फॉर एंट्रोपी फॉर एंट्रोपी फॉर डी टू ए स्टेट, ठीक है, डी टू ए स्टेट के लिए यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे भी हमारा एडियाबैटिक ही प्रोसेस देखने को मिलता था, ठीक है, तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस देखने को मिलेगा तो जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्यू की वैल्यू जब जीरो होगी तो हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी आएगी डी टू ए के लिए वो भी क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो ये हमारी 4 इक्वेशन जो मिली जिसमें से 2 इक्वेशन तो जीरो हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि 2 प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक का हुआ, ठीक है, इसकी वजह से हमारी क्या हुई, 2 इक्वेशन जीरो हो गई, बची 2 उनको ऐड करके हम क्या करेंगे, अपनी एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, मतलब डेल्टा एस टोटल किसके बराबर होगा, डेल्टा एस ए बी वाले के लिए प्लस डेल्टा एस बी सी वाले के लिए प्लस डेल्टा एस सी डी वाले के लिए प्लस डेल्टा एस डी ए वाले के लिए, ठीक है, 4 प्रोसेस हो गया, 1 2 3 4, जिसमें से ये वाला और ये वाला इन दोनों की वैल्यू क्या आई थी, जीरो आई थी, तो इसको यहीं से एलिमिनेट कर लेते हैं, क्या हुई बताया ना कि अभी कैलकुलेट किया गया, इसकी वैल्यू क्या आई है, जीरो के इक्वल आई है, तो इन दोनों को यहीं से एलिमिनेट कर देते हैं और इनकी वैल्यू लिखते हैं, तो पहले वाले की वैल्यू क्या आई थी, Q1 अपॉन T1, ठीक है, प्लस इस वाले की वैल्यू क्या आई थी, माइनस में आई थी, है कि नहीं, माइनस Q2 अपॉन T2, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2, ठीक है, यहां पे हमारा आके बात रुकती है, ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, जब हम लोग रिवर्सिबल कर्नॉट साइकिल पढ़ते थे तो उसमें क्या देखते थे, उसमें ये देखते थे कि जो सोर्स का टेम्परेचर होता था, है ना, सोर्स का टेम्परेचर होता था जिसको T1 कहते थे, वो बराबर हो जाता था किसके, जितनी एनर्जी उसको हम एब्जॉर्ब करते थे, मतलब देते थे, वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता था उसका टेम्परेचर उसी के उतना बराबर हो जाता था, मतलब यहाँ पे साइड में ही लिख देते हैं कहीं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो Q1 होती थी वो किसके बराबर हो जाता था, T1 के बराबर हो जाता था, और जो Q2 होता था वो किसके बराबर हो जाता था, T2 के बराबर हो जाता था। तो यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ये वाला T यहाँ से आ सकता है T1, तो Q1 अपॉन T1 हो जाएगा, और ये वाला जो Q1 Q2 है वो कहाँ जा सकता है, वहां जा सकता है, तो Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। इसी की मदद से हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, ठीक है, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये होता है, जो टेम्परेचर सोर्स का होता है उतनी ही एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं, जो टेम्परेचर सिंक का होता है उतनी ही एनर्जी रिलीज करता है वर्क करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन T1 तो होगा ही, माइनस यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन T1, ठीक है। अब देखिए दोनों चीज वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई, इसकी वैल्यू क्या आई, जीरो,
क्या आई? 0। तो हमको क्या देखने को मिला? रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या देखने को मिला कि जो चेंज इन एंट्रोपी आती है वो किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है। मतलब जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगी? 0 होगी। और ये सवाल पूछा भी जाता है कि बताओ कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो चेंज इन एंट्रोपी आती है वो 0 आती है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? वी सी दैट the change in entropy for irreversible, रिवर्सिबल है ना, irreversible कहाँ लिखा है? for reversible process is 0 या फिर कांस्टेंट। ठीक है, क्या देखने को मिला? जो एंट्रोपी आई, चेंज इन एंट्रोपी आई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो 0 आई या फिर कह लें कि कांस्टेंट आई। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या कैलकुलेट करना था? हमको दूसरा कैलकुलेट करना था चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। क्या कैलकुलेट करना है दूसरा? एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? अब ऐसा प्रोसेस कंसीडर करना पड़ेगा कि जो रिवर्सिबल ना हो, है ना, एक बार हो जाए तो हो जाए। ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एक सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज था जिसका टेम्परेचर डिफरेंस था, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर करेंगे कि 2 बॉडी का एक सिस्टम होगा। ठीक है, क्या कहें? 2 बॉडी का एक सिस्टम होगा। ठीक है ना, 2 बॉडी का एक सिस्टम होगा। तो जब 2 बॉडी का एक सिस्टम होगा तो एक का टेम्परेचर T1 होगा और एक का टेम्परेचर T2 होगा। और क्या करेंगे? एक का टेम्परेचर हमको दूसरे वाले टेम्परेचर से ज्यादा देना पड़ेगा ताकि एंट्रोपी चेंज हो सके। अगर दोनों का टेम्परेचर हम बराबर कर देंगे तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, मतलब एंट्रोपी चेंज होगी ही नहीं। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम एक क्या किए हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किए हैं और हमको क्या करना है? यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालना है। ठीक है, चलिए चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? यहाँ से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ठीक है, तो कंसीडर टू बॉडीज हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, सच दैट कि T1 का जो टेम्परेचर है वो T2 के टेम्परेचर से बड़ा है। ठीक है, 2 बॉडी कंसीडर किए जिसका टेम्परेचर T1 और T2 था। उसके बाद क्या कंसीडर किए कि जो पहली वाली बॉडी थी T1 उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कम वाली बॉडी से। ठीक है, चलिए, और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो जो पहली वाली बॉडी थी वो क्या होगी? जो पहली वाली बॉडी थी ये हॉट होगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई T है। ठीक है, और ये वाली क्या होगी? कोल्ड होगी। ठीक है, कोल्ड होगी तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ये हॉट होगी तो हीट यहां से निकलेगी। ठीक है, क्या होगी? हीट यहां से निकलेगी, मतलब इसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होती जाएगी। जो हॉट वाली बॉडी होगी उसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होती जाएगी। और क्यू क्या है? कोल्ड बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाएगी, मतलब इसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। हॉट वाली बॉडी की एंट्रोपी कम होती जाएगी क्योंकि इसमें से एनर्जी निकल रही है। ठीक है, इसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ती जाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी फॉर बॉडी विच इज हॉट। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी। जो हॉट बॉडी वहां क्या होगा, लॉस ऑफ किसका होगा, हीट का होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो जो एंट्रोपी आएगी वो किसके बराबर होगी, Q अपॉन T1। ठीक है, माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा था। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, एंट्रोपी फॉर बॉडी विच इज कोल्ड। ठीक है, जो ठंडी होगी, मतलब गेन ऑफ हीट, यहां पे क्या होगा, हीट का गेन होगा। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। मतलब यहां से जो डेल्टा एस निकल के आएगा वो क्या होगा, Q अपॉन T2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट वाली बॉडी क्या थी, Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन क्या होगा, T1। सिंप्लीफाई करते हैं, Q अपॉन T2 प्लस Q अपॉन T1, और क्या होगा, Q को कॉमन कर लेंगे तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। क्या देखने को मिला, ठीक है, आप ही देखिए, यहां पे तो कोई माइनस साइन आ नहीं रहा है, और डिवाइड करने पर भी कोई माइनस साइन आ नहीं रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। मतलब लगातार एंट्रोपी पूरे सिस्टम की क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले वाले जो स्टेटमेंट था, पहला वाला जो प्रोसेस हम लोग देखे थे इससे पहले, रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें क्या था, जो एंट्रोपी चेंज आई थी वो जीरो आई थी। लेकिन इस वाले प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, जो एंट्रोपी आई है वो क्या है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब लगातार वक्त के साथ क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एग्जांपल एक ले लीजिए, यूनिवर्स, जैसे हमारे यूनिवर्स का लगातार हर सेकेंड, हर मिनट, हर पल क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्स क्या है, एग्जांपल है किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, तो आज हमको यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ किए, कि हमने देखा एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या आती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या आती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कैलकुलेट किए, आई हमारी जीरो, मतलब जो चेंज हो रहा था एंट्रोपी का रिवर्सिबल प्रोसेस में वो कांस्टेंट था, चेंज ही नहीं हो रहा था, मतलब जीरो एंट्रोपी हो रही थी। इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैलकुलेट किया तो देखा क्या आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई मतलब लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी हो गया यूनिवर्स का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हो गया यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।